कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग परीक्षा 2020। क्यू डॉट एक क्या पोस्ट से एक्सपोर्ट किए गए सामान के लिए ड्रॉबैक क्लेम किया जा सकता है? उत्तर हां, पोस्ट से एक्सपोर्ट किए गए सामान पर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया जा सकता है। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के तहत एक्सपोर्टर्स को पोस्टल सिस्टम से सामान एक्सपोर्ट करने पर भी ड्रॉबैक क्लेम करने की इजाजत है। एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने वाले पोस्ट ऑफिस या विदेशी पोस्ट ऑफिस में तय डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूरी ड्रॉबैक क्लेम फाइल करना होगा। कस्टम अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन के बाद एक्सपोर्टर को एलिजिबल ड्रॉबैक अमाउंट दिया जाता है। शॉर्ट में, पोस्टल एक्सपोर्ट के लिए ड्रॉबैक सुविधा उपलब्ध है जो तय प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के पालन पर निर्भर है। क्यू डॉट 2 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत किसी व्यक्ति को दिया गया लाइसेंस हो सकता है। उत्तर कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत दिया गया लाइसेंस कस्टम्स कमिश्नर द्वारा सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। शॉर्ट में समझाएं, कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के नियमों के तहत अगर कोई कस्टम्स ब्रोकर कोई नियम तोड़ता है, गलत काम करता है या तय जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है तो कस्टम्स कमिश्नर के पास तय प्रोसेस को फॉलो करने के बाद लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने का अधिकार है। इससे कस्टम्स क्लियरेंस एक्टिविटी में डिसिप्लिन और सही व्यवहार पक्का होता है। यहां छोटे सवाल, जवाब और छोटी जानकारी दी गई है। 3. कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 28 के तहत डिमांड नोटिस जारी करने के लिए क्या टाइम लिमिट तय है, जहां फ्रॉड, फैक्ट छिपाना या जानबूझकर गलत बयान देना शामिल नहीं है? उत्तर 2 साल। संक्षिप्त व्याख्या, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28(1) के तहत जब धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या छिपाव के बिना शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है तो डिमांड नोटिस जारी किया जाना चाहिए प्रासंगिक तिथि से 2 वर्ष के भीतर। 4. जब जब्त किए गए सामान को फिजिकली कब्जा करना मुमकिन न हो तो सही ऑफिसर के पास क्या ऑप्शन होता है? उत्तर सामान के मालिक या कस्टोडियन को जब्त करने का ऑर्डर दें। शॉर्ट में, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 110 के तहत अगर फिजिकल सीजर मुमकिन नहीं है तो ऑफिसर सामान को हटाने या उससे डील करने पर रोक लगाने के लिए एक रिटन ऑर्डर दे सकता है जिसे डीम्ड सीजर माना जाता है। 5. आयातक द्वारा मानक इकाई मात्रा कोड UQC की घोषणा है। उत्तर अनिवार्य। शॉर्ट में समझाएं, बिल ऑफ एंट्री जैसे कस्टम्स डिक्लेरेशन में इंपोर्टर को स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी कोड UQC बताना होगा ताकि सही क्वांटिटी रिपोर्टिंग और कस्टम्स रिकॉर्ड में एक जैसापन पक्का हो सके। 6. बिल ऑफ लैडिंग 1। उत्तर माल के स्वामित्व का दस्तावेज। शॉर्ट में समझाएं, कैरियर द्वारा जारी किया गया बिल ऑफ लैडिंग माल की रसीद, गाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट का सबूत और टाइटल का डॉक्यूमेंट होता है जिससे ट्रांजिट के दौरान ओनरशिप का ट्रांसफर हो सकता है। 7. टैरिफ मूल्य किसके लिए निश्चित नहीं है? उत्तर सभी सामान। संक्षिप्त विवरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14(2) के तहत टैरिफ मूल्य सरकार द्वारा केवल कुछ अधिसूचित वस्तुओं के लिए तय किया जाता है, सभी आयातित वस्तुओं के लिए नहीं। 8. चोरी हुए माल के मामले में कस्टोडियन द्वारा शुल्क तभी देय होगा जब कोई माल चोरी हुआ हो। उत्तर अनलोडिंग के बाद लेकिन क्लियरेंस से पहले। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 45 के तहत अगर सामान उतारने के बाद और कस्टम्स एरिया से क्लियरेंस से पहले चोरी हो जाती है तो कस्टोडियन जिम्मेदार होता है। 9. आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन में जब अन्य विधियां विफल हो जाती हैं तो उपयोग की जाने वाली अंतिम विधि है। उत्तर
अवशिष्ट विधि, संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क मूल्यांकन, आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, नियम 2007 के अनुसार जब नियम 3 से 8 मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते तो नियम 9 अवशिष्ट विधि लागू होता है। 10. ड्यूटी ड्रॉबैक की गणना करें। दिया गया निर्यात 100 जैकेट, प्रति पीस फॉब मूल्य 5,000 रुपए, वापसी दर 4.8%, प्रति यूनिट कैप 107 रुपए 40 पैसे। कैलकुलेशन 5,000 रुपए का 4.8% 240 रुपए प्रति पीस, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 107 रुपए 40 पैसे प्रति पीस, तो प्रति पीस वापसी 107 रुपए 40 पैसे। कुल वापसी 107.40 रुपए। उत्तर 10,740 रुपए। 11. एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तारी का आदेश देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? उत्तर सीमा शुल्क आयुक्त। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104 के तहत सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अधिकृत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। 12. वस्तुवार निर्यात नीति नीचे दी गई है। उत्तर निर्यात और आयात वस्तुओं का ITC, HS वर्गीकरण। संक्षिप्त विवरण। प्रत्येक वस्तु के लिए निर्यात और आयात नीतियां विदेशी व्यापार, विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत जारी निर्यात और आयात वस्तुओं के ITC, HS वर्गीकरण के तहत निर्दिष्ट है। 13. किस सेक्शन के तहत बिल ऑफ एंट्री को क्लियरेंस के बाद बदला जा सकता है? उत्तर धारा 149। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 149 के तहत बिल ऑफ एंट्री जैसे डॉक्यूमेंट्स में बदलाव की इजाजत सामान क्लियर होने के समय मौजूद डॉक्यूमेंट्री सबूतों के आधार पर दी जाती है। 14. कौन सी रेगुलेटरी एजेंसी अभी स्विफ्ट क्लियरेंस में शामिल नहीं है? उत्तर GST विभाग। छोटा एक्सप्लेनेशन। स्विफ्ट ट्रेड को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, FSI, प्लांट क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन, ड्रग कंट्रोलर, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज वगैरह जैसी एजेंसियों को जोड़ता है, लेकिन GST डिपार्टमेंट स्विफ्ट क्लियरेंस का हिस्सा नहीं है। 15. क्या एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, ड्रॉबैक या चैप्टर 3 स्कीम के तहत शिपमेंट को EPCG EO फुलफिलमेंट के लिए गिना जा सकता है? उत्तर हां। शॉर्ट में। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, ड्रॉबैक या चैप्टर 3 के तहत रिवॉर्ड स्कीम के तहत किए गए एक्सपोर्ट को EPCG एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट में गिना जा सकता है। 16. आयात शुल्क नियम 2016 के आस्थगित भुगतान के तहत निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान की तारीख। कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर ड्यूटी बिना तय तारीख के कभी भी दी जा सकती है, सच नहीं। शॉर्ट में। डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016 के तहत एलिजिबल इंपोर्टर्स, ज्यादातर AEO इंपोर्टर्स, ड्यूटी बाद में भी पे कर सकते हैं, लेकिन क्लियरेंस की तारीख के आधार पर खास ड्यू डेट्स तय होती है। इसलिए पेमेंट किसी भी मनमाने समय पर नहीं किया जा सकता। 17. कोई भी व्यक्ति नया वाहन आयात कर सकता है बशर्ते वाहन में निम्न चीजें हों। उत्तर दाहिने हाथ का स्टीयरिंग और नियंत्रण। छोटा सा मतलब। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार भारत में इंपोर्ट की जाने वाली नई गाड़ी में राइट हैंड स्टीयरिंग होनी चाहिए, जिसके कंट्रोल राइट साइड में हो, साथ ही स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। 18. आयातक या निर्यातक को अंतिम मूल्यांकन के कारण ब्याज का भुगतान करना होगा। उत्तर उस महीने का पहला दिन जिसमें ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 18
3 के तहत जब शुल्क का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो अंतर शुल्क पर ब्याज की गणना उस महीने के पहले दिन से की जाती है जिसमें शुल्क का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया गया था, भुगतान की तारीख तक। 19 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के ग्रांट के लिए एप्लीकेंट को इनमें से क्या सबमिट करने की जरूरत नहीं है? उत्तर, बैंक गारंटी। शॉर्ट में जानकारी। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एईओ प्रोग्राम के तहत एप्लीकेंट्स को सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस रिकॉर्ड और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी जैसी डिटेल्स देनी होंगी, लेकिन एईओ स्टेटस के लिए अप्लाई करने पर बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है। 20 अग्रिम प्राधिकरण योजना है। उत्तर, शुल्क छूट योजना। छोटा एक्सप्लेनेशन। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत देता है, बशर्ते एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी पूरी हो। 21 इंपोर्टेड सामान के फर्स्ट चेक अप्रेजमेंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? उत्तर, ड्यूटी लगाने से पहले सामान की जांच की जाती है। शॉर्ट में, फर्स्ट चेक अप्रेजमेंट में कस्टम ऑफिसर सबसे पहले इंपोर्टेड सामान की फिजिकल जांच करते हैं ताकि क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और डिस्क्रिप्शन को वेरीफाई किया जा सके। जांच के बाद ड्यूटी असेसमेंट पूरा किया जाता है। 22 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत अधिकतम सजा कारावास है। उत्तर, 7 वर्ष। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 135 के तहत स्मगलिंग या ड्यूटी चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 23 प्रत्येक प्रवेश पत्र के लिए 10,000 रुपए या उससे अधिक के सीमा शुल्क का भुगतान निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक मोड। शॉर्ट में, कस्टम्स प्रोसेस और सीबीआईसी गाइडलाइंस के अनुसार अगर हर बिल ऑफ एंट्री पर ड्यूटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड ई पेमेंट से करना होगा। 24 एक्स बांड बिल ऑफ एंट्री के लिए शुल्क की दर इस प्रकार ली जाती है। उत्तर, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर ड्यूटी की दर। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 15 के तहत गोदाम एक्स बॉन्ड बीओई से मंजूरी दिए गए सामानों के लिए लागू शुल्क दर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तिथि पर प्रचलित दर है। 25 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत जारी समन का अनुपालन न करना निम्नलिखित के अंतर्गत अपराध है। उत्तर, भारतीय दंड संहिता की धारा 174। संक्षिप्त व्याख्या। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी समन का पालन करने या उपस्थित होने में विफलता भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत दंडनीय है। 26 इनमें से कौन सी पूरी तरह से कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है? उत्तर, भारतीय रुपया INR। छोटा एक्सप्लेनेशन। भारतीय रुपया कैपिटल अकाउंट पर पार्शियली कन्वर्टेबल है, इसलिए यह पूरी तरह से कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। 27 निम्नलिखित में से किस वस्तु पर निर्यात शुल्क नहीं लगता है? उत्तर, अधिकांश निर्मित वस्तुएं। शॉर्ट में समझाएं। भारत में एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ कुछ नोटिफाइड चीजों जैसे मिनरल या खास कच्चे माल पर ही लगाई जाती है। ज्यादातर बने हुए एक्सपोर्ट सामान एक्सपोर्ट ड्यूटी से छूट वाले होते हैं। 28 बिल ऑफ एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत लेट प्रेजेंटेशन चार्ज माफ करने के लिए सही अधिकारी कौन है? उत्तर, सीमा शुल्क आयुक्त। संक्षिप्त विवरण। बिल ऑफ एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पेपरलेस प्रोसेसिंग विनियम 2018 के तहत सीमा शुल्क आयुक्त को बिल ऑफ एंट्री की देरी से प्रस्तुति के लिए शुल्क माफ करने का अधिकार है। 29 जब आयुक्त अपील
के समक्ष अपील दायर की जाती है तो पूर्व जमा राशि, जहां शुल्क और जुर्माना दोनों विवादित है। उत्तर: शुल्क और जुर्माने का 7.5%। शॉर्ट में जानकारी: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 129 के तहत कमिश्नर अपील के सामने अपील फाइल करने के लिए डिस्प्यूटेड ड्यूटी या पेनल्टी का 7.5% पहले से जमा करना जरूरी है। 30. में सेस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कौन सी ड्यूटी का पेमेंट किया जा सकता है? उत्तर: मूल सीमा शुल्क, BCD। छोटा एक्सप्लेनेशन: इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत में सेस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी देने के लिए किया जा सकता है। 31E संचित के कार्यान्वयन में शामिल है। उत्तर: इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग। छोटा एक्सप्लेनेशन: इस संचित सिस्टम इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अपलोड करने की सुविधा देता है ताकि कस्टम्स को डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जमा करने से बचा जा सके। 32. इंपोर्ट किए गए सामान का प्रोविजनल असेसमेंट 1 जनवरी 2019 को किया गया और फाइनली असेसमेंट 15 मार्च 2019 को किया गया। ड्यूटी 17 मार्च 2019 को पे की गई। सेक्शन 27 के तहत रिफंड की लिमिट शुरू होगी। उत्तर: 17 मार्च 2019। संक्षिप्त व्याख्या: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27 के तहत जब अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क का भुगतान किया जाता है तो रिफंड के लिए 1 वर्ष की सीमा शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू होती है। 33. कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत कोई व्यक्ति सेटलमेंट कमीशन में कब अप्लाई कर सकता है? उत्तर: कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, लेकिन फैसले से पहले। शॉर्ट में जानकारी: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 127B के तहत कोई भी एप्लीकेंट कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद और केस के फैसले से पहले सेटलमेंट कमीशन से संपर्क कर सकता है, बशर्ते एक्स्ट्रा ड्यूटी लायबिलिटी बताई गई हो। 34. निम्नलिखित में से क्या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सामान की परिभाषा में शामिल नहीं है? उत्तर: मोटर वाहन। संक्षिप्त व्याख्या: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(3) के अनुसार सामान में यात्रियों का निजी सामान शामिल है, लेकिन इसमें मोटर वाहन शामिल नहीं है। 35. निम्न में से कौन सी शुल्क माफी योजना है? उत्तर: शुल्क वापसी योजना। शॉर्ट में: इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर दी गई ड्यूटी एक्सपोर्ट के बाद वापस कर दी जाती है, जिससे ये एक ड्यूटी छूट स्कीम बन जाती है। 36. धातु स्क्रैप के आयात के लिए प्रिशिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर: अधिकृत निरीक्षण एजेंसियां। शॉर्ट में: मेटालिक स्क्रैप के इंपोर्ट के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के तहत DGFT से मंजूर इंस्पेक्शन एजेंसियों से जारी प्रिशिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट (SIC) की जरूरत होती है। 37. आयातित उत्पादों के लिए लेबलिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर: आयातक। शॉर्ट में समझाएं: कस्टम से क्लियरेंस से पहले इंपोर्टेड सामान पर सही लेबलिंग और डिक्लेरेशन पक्का करने की जिम्मेदारी इंपोर्टर की होती है। 38. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संशोधन नहीं है? उत्तर: लिपिकीय या छोटी-मोटी गलतियों का सुधार। छोटा एक्सप्लेनेशन: कस्टम डॉक्यूमेंटेशन में क्लर्क या टाइपिंग की गलतियों जैसे छोटे-मोटे करेक्शन को छोटे बदलाव माना जाता है, बड़े बदलाव नहीं। 39. सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध अपील निम्न के पास की जा सकती है। उत्तर: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सेस्टैट। संक्षिप्त विवरण: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 129A के तहत सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सीमा शुल्क
उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण CSTT के समक्ष दायर की जाती है। 40 द्वितीय जांच मूल्यांकन में उत्तर पहले असेसमेंट किया जाता है और बाद में एग्जामिनेशन किया जाता है। शॉर्ट में सेकंड चेक में कस्टम ऑफिसर पहले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ड्यूटी लगाते हैं और उसके बाद सामान की फिजिकल जांच की जाती है ताकि सही होने की पुष्टि हो सके। 41 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार किसी भी वस्तु के संबंध में बाजार मूल्य से तात्पर्य है। उत्तर वो कीमत जिस पर ऐसे सामान आमतौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समय और जगह पर होलसेल मार्केट में बेचे जाते हैं। संक्षिप्त व्याख्या। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(30) के तहत बाजार मूल्य से तात्पर्य आयात निर्यात के समय और स्थान पर थोक मूल्य से है जहां पर माल आमतौर पर बेचा जाता है। 42 कौन सा कन्वेंशन जंगली जानवरों और पौधों की रक्षा करता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड से खतरे में पड़ी प्रजातियों को खतरा न हो? उत्तर CITES। शॉर्ट में समझाए, जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों के इंटरनेशनल ट्रेड पर कन्वेंशन लुप्तप्राय जानवरों और पौधों के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है ताकि ये पक्का हो सके कि ऐसे ट्रेड से उनके बचने का खतरा न हो। 43 जब माल हाई सीज सेल के आधार पर खरीदा जाता है तो मूल्यांकन के लिए HSS कमीशन के रूप में न्यूनतम जोड़ा जाता है। उत्तर 2%। छोटा एक्सप्लेनेशन। हाई सीज सेल ट्रांजैक्शन में कस्टम्स आमतौर पर असेसेबल वैल्यू तय करते समय हाई सीज सेल कमीशन के तौर पर CIF वैल्यू का कम से कम 2% जोड़ता है। 44 किसी विमान के आगमन पर प्रभारी व्यक्ति को आगमन घोषणा पत्र देना होगा। उत्तर आगमन के 24 घंटे के भीतर। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 30 के तहत विमान के प्रभारी व्यक्ति को सीमा शुल्क स्टेशन पर पहुंचने के 24 घंटे के भीतर आयात आगमन घोषणा पत्र वितरित करना होगा। 45 विशेष मूल्यांकन शाखा SVB एक संस्था है। उत्तर संबंधित पार्टी आयातों के मूल्यांकन से निपटना। शॉर्ट में स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच उन मामलों की जांच करती है जहां इंपोर्टर और सप्लायर आपस में जुड़े होते हैं ताकि इंपोर्टेड सामान की सही वैल्यूएशन हो सके। 46 वे शर्तें जिनके अंतर्गत गोदाम में रखे माल को आयात शुल्क का भुगतान किए बिना निर्यात किया जा सकता है निम्नलिखित है। उत्तर धारा 69। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 69 के तहत अगर तय शर्तें पूरी होती हैं तो वेयरहाउस में रखे सामान को बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। 47 शुल्क लेवी सीमा शुल्क दस्तावेज संशोधन विनियमन 2017 के अनुसार शिपिंग बिल बटा एंट्री बिल की प्रमाणित प्रतियों के लिए शुल्क। उत्तर प्रति दस्तावेज 100 रुपए। शॉर्ट में बताएं। लेवी ऑफ फीस कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स रेगुलेशन 2017 के अनुसार बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल जैसे कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी के लिए फीस 100 रुपए प्रति डॉक्यूमेंट है। 48 EPCG प्राधिकरण जारी किया जाता है। उत्तर विदेश व्यापार महानिदेशालय। संक्षिप्त विवरण। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं EPCG योजना प्राधिकरण विदेश व्यापार नीति के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। 49 EPCG योजना का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर निर्माता निर्यातक और सेवा प्रदाता। छोटा एक्सप्लेनेशन। EPCG स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल गुड्स को कंसेशनल ड्यूटी पर इंपोर्ट कर सकते हैं। 50 अराइवल मैनिफेस्ट में संशोधन का अनुरोध निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। उत्तर परिवहन का प्रभारी व्यक्ति या अधिकृत एजेंट।
शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 के तहत अराइवल इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बदलाव के लिए गाड़ी का इंचार्ज या उनका ऑथराइज्ड एजेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, जो कस्टम्स की मंजूरी पर निर्भर है। 51। आयात की नहरीकृत वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर: वे सामान जिन्हें सिर्फ खास सरकारी एजेंसियों के जरिए ही इंपोर्ट किया जा सकता है। शॉर्ट में समझाएं। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत कुछ सेंसिटिव सामान कैनालाइज होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ एसटीसी, एमएमटीसी वगैरह जैसी तय एजेंसियों के जरिए ही इंपोर्ट किया जा सकता है, न कि सीधे प्राइवेट इंपोर्टर्स द्वारा। 52। यदि धारा 17(4) के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन आयातक निर्यातक के स्वमूल्यांकन के विपरीत है, तो क्या सत्य है? उत्तर: अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करे तो सही ऑफिसर को स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17(5) के तहत जब पुनर्मूल्यांकन आयातक के सवा मूल्यांकन से भिन्न होता है, तो आयातक निर्यातक के अनुरोध पर उचित अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आदेश जारी करना चाहिए। 53। संबंधित पार्टी लेन देन में, जहां आयात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर सीमा शुल्क सदनों के माध्यम से होता है, आयातक को चयन करने की स्वतंत्रता है। उत्तर: जांच के लिए स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच एसवीबी की कोई भी जगह। शॉर्ट में रिलेटेड पार्टी इंपोर्ट में वैल्यूएशन जांच स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच करती है और इंपोर्टर जांच के लिए बड़े कस्टम हाउस में से एसवीबी लोकेशन चुन सकता है। 54। अर्जेंसी, खराब होने वाला सामान, पालतू जानवर, डेड बॉडी, लाइफ सेविंग दवाइयां वगैरह की वजह से असेसमेंट से पहले सामान लेने के लिए किस तरह का बिल ऑफ एंट्री पेश किया जाता है? उत्तर: पूर्व प्रवेश बिल। शॉर्ट में सामान आने से पहले एक प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है, ताकि कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोविजन के तहत जल्दी खराब होने वाले सामान, जीवन रक्षक दवाएं या दूसरी इमरजेंसी चीजों जैसे जरूरी कंसाइनमेंट को तेजी से क्लियर किया जा सके। 55। पुरानी और सेकंड हैंड मशीनरी के इंपोर्ट पर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना है? उत्तर: 70%। छोटा सा ब्यौरा। कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत वैल्यूएशन गाइडलाइंस और कस्टम सर्कुलर के अनुसार इस्तेमाल की गई मशीनरी के लिए उसकी उम्र के आधार पर डेप्रिसिएशन की इजाजत है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू के 70% से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोग्राम का मकसद है को बढ़ावा देना और सुविधा देना। उत्तर: सुरक्षित और अनुपालन वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। शॉर्ट में समझाएं। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एईओ प्रोग्राम का मकसद सप्लाई चेन सिक्योरिटी पक्का करते हुए सही ट्रेड को आसान बनाना है, जिससे नियम मानने वाले ट्रेडर्स को तेजी से क्लियरेंस और कम इंस्पेक्शन जैसे फायदे मिलते हैं। 57। अगर जब्त किए गए सामान के लिए तय समय के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो क्या होगा? उत्तर: सामान उसी व्यक्ति को वापस करना होगा जिससे उसे जब्त किया गया था। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110(2) के तहत यदि जब्ती के 6 महीने के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता है, जिसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, तो जब्त माल को वापस कर दिया जाना चाहिए। 58। माल के दोबारा आयात पर ड्यूटी में छूट पाने के लिए कौन सी शर्त जरूरी है? उत्तर: इस बात का सबूत कि वही सामान पहले एक्सपोर्ट किया गया था। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट के तहत जारी रीइंपोर्ट छूट नोटिफिकेशन के तहत छूट तभी दी जाती है जब इंपोर्टर यह साबित कर दे कि रीइंपोर्ट किया जा रहा सामान वही सामान है जो पहले एक्सपोर्ट किया गया था। 59। माल का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट निम्नलिखित के भीतर किया जाना चाहिए। उत्तर:
आयात करने वाले जहाज के अंदर आने की तारीख से 30 दिन। शॉर्ट में समझाना, कस्टम्स रेगुलेशन के मुताबिक इंटरनेशनल कार्गो का ट्रांसशिपमेंट इंपोर्ट करने वाले जहाज के एंट्री इनवर्ड की तारीख से 30 दिनों के अंदर पूरा होना चाहिए, जब तक कि एक्सटेंशन न दिया जाए। 60 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड के देर से पेमेंट के लिए अभी क्या इंटरेस्ट रेट है? उत्तर 6% प्रति वर्ष। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत अगर अप्लाई करने की तारीख से 3 महीने के अंदर रिफंड नहीं दिया जाता है तो डिपार्टमेंट को 6% सालाना ब्याज देना होगा। 61 निम्न में से कौन सा सही है? उत्तर, ड्यूटी का सेल्फ असेसमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर द्वारा किया जाता है। संक्षिप्त व्याख्या, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17 के तहत आयातक या निर्यातक प्रवेश बिल या शिपिंग बिल में शुल्क का स्वमूल्यांकन करता है, जिसे बाद में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित या पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। 62 डीजीएफटी द्वारा जारी आईईसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईईसी एक परमानेंट नंबर है जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। शॉर्ट में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जारी किया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईईसी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है और ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, समय समय पर अपडेट की जरूरतों के अधीन। 63 आयुक्त अपील द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन जिसमें वापसी शामिल है निम्नलिखित के पास है। उत्तर, केंद्र सरकार। संक्षिप्त विवरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 129 डीडी के तहत आयुक्त अपील के आदेशों के खिलाफ वापसी, सामान या छूट जैसे मामलों में संशोधन आवेदन केंद्र सरकार के समक्ष दायर किए जाते हैं। 64 15 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे एक जहाज आता है। इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री दिखाना होगा। उत्तर, अगले कार्य दिवस के अंत से पहले। संक्षिप्त विवरण, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया और बताइए सर। जी जी। हम्म। हाँ सर ठीक है। हम्म। हम्म। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको आईटीआर की कॉपी भेज देता हूँ, उसमें 52,000 रुपये की हमारा रिफंड रहा होगा। ठीक है। अब जो इनका पैन नंबर फ्रॉडलेंट में गया ना, वो 20-21 के बाद गया। जब 20-21 के बाद गया तो उन्होंने क्या किया, उसको स्यू मोटो ही 154 कर दिया उसका 20-21 का। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उनका क्या हुआ, फिर जो रिफंड था वो उसकी डिमांड बन गई, और जो हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो भी डिमांड में आ गया। नहीं, हमारी हमारी रिक्वेस्ट में नहीं हुआ सर, वो उन्होंने स्यू मोटो कर दिया उसको। हम्म। हाँ जी हाँ जी। और जो रिफंड था वो भी जोड़ दिया। नहीं, एक मिनट, असेसमेंट, एक मिनट, असेसमेंट ईयर 20-21 में आप कह रहे वो है, क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, दो नहीं, दो आईटीआर फाइल हुई है, इसमें एक ओरिजिनल हुई है, रिवाइज हुई है। हम्म। वो कोई बात नहीं, कोई भी किया तो चलो हम एडमिट कर ही रहे हैं। 2 अगस्त वो है वो रिवाइज, तो उसमें 68,000 रुपये टैक्स है।
आनी है सर, मैं 1-2 दिन में मैं आऊँगा ही। हाँ वो सर। हाँ हाँ, नहीं मुझे ये समझ में आ रहा है ना, मोटा मोटा यही आ रहा है कि इसमें ना ये हमें टैक्स जमा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह मेरा रिफंड आ गया। हम्म, हाँ 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 हाँ, ठीक है। नहीं आई-10 कॉपी क्यों लानी सर, वो तो हम एडमिट ही करें ना कि जो हमारा जो 52 या 560 का जो रिफंड ऑरिजिन रिटर्न के बेस पे मिला था, वो हमें गवर्नमेंट को वापस ही करना पड़ेगा। ठीक है, और 68,000 रुपये की डिमांड खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, इसमें सीपीसी की गलती नहीं, मैं बताता हूँ सर, जो ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी ना, उसमें हमने 52,000 का ही रिफंड क्लेम किया था। हाँ जी, इसीलिए उन्होंने रिफंड दे दिया। फिर उसके बाद हमने रिवाइज की। हाँ तो रिवाइज की तो उसमें वो जो टैक्स था वो हमें पे करना था। हाँ, वो सीपीसी ने जो किया ठीक ही किया है। जो सीमा शुल्क अधिनियम आपको जो है 1962 धारा 46 के तहत आयातक को टैक्स जहाज के आगमन के बाद अगले कार्य दिवस के अंत से पहले प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा, जब तक कि पूर्व प्रवेश पत्र के रूप में पहले दायर न किया गया हो। 65 सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम के नियम 10 के अनुसार लेन देन मूल्य में समायोजन में शामिल है। वो भी अब उत्तर अभी नोटिस में आया कमीशन, किस तरह से। पैकिंग चार्ज, तो कोशिश रॉयल्टी, करेंगे ये भी हम जल्दी लाइसेंस लाएंगे, फीस डिमांड तो मैं और किसी भी ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कॉस्ट। आप। हाँ तो ये शॉर्ट में 68,000 के आप क्लीन कर देंगे। कस्टम्स वैल्यूएशन, डिमांड भी तो आती है, इंपोर्टेड गुड्स की वो वैल्यू तय आएगी करना। 52,000 की आ रही है, रूल्स इसमें एक 2007 के रूल 10 के और तहत 68,000 की आ रही है, असेसेबल वैल्यू तय करने के 52,000 लिए कर देंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ कॉस्ट जोड़ी जानी चाहिए, जैसे कमीशन, पैकिंग कॉस्ट, हाँ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, हाँ फ्रेट, हाँ, मैं मिलूंगा, इंश्योरेंस दोनों क्लेम और क्लेम कर संबंधित देंगे। हाँ चार्ज। वो तो वही मैं कंफर्म कर दूंगा, 66 तो मैं कल परसों तक मिल जाऊंगा। सीबीआईसी नागरिक चार्टर में सिटीजन का तात्पर्य है। उत्तर सी शिष्टाचार। आय, अखंडता, पारदर्शिता, नवाचार, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, कार्यकुशलता, राष्ट्र प्रथम। छोटा एक्सप्लेनेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी सिटीजन चार्टर ट्रांसपेरेंट, कुशल और नागरिक फ्रेंडली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करने के लिए इन वैल्यूज पर जोर देता है। 67 सीबीआईसी द्वारा तय टैरिफ वैल्यू यूएसडी 3596 मेट्रिक टन है, लेकिन सामान यूएसडी 3800 मेट्रिक टन फॉब पर इंपोर्ट किया जाता है। असेसमेंट इस पर होगा। उत्तर 1396 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन। संक्षिप्त विवरण।
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14(2) के तहत जब टैरिफ मूल्य अधिसूचित किया जाता है तो लेन देन मूल्य पर ध्यान दिए बिना सीमा शुल्क टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है। 68 ईपीसीजी के अंतर्गत सेकेंड हैंड पूंजीगत वस्तुओं का आयात है। उत्तर अनुमत। शॉर्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी स्कीम के तहत एक्सपोर्ट की शर्तों के तहत बिना किसी उम्र की पाबंदी के सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की इजाजत है। 69 सीमा शुल्क टैरिफ में उपशीर्षक निम्नलिखित है। उत्तर 6 अंक। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 वर्गीकरण प्रणाली में अध्याय 2 अंक, शीर्षक 4 अंक, उपशीर्षक 6 अंक, टैरिफ आइटम 8 अंक। 70 किसी अनुबंध को परियोजना आयात विनियमन 1986 के अंतर्गत आयात से पहले पंजीकृत किया जा सकता है यदि वह उत्तर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत सामान के इंपोर्ट का नतीजा। संक्षिप्त विवरण। परियोजना आयात विनियमन 1986 के तहत बड़ी परियोजनाओं, बिजली, सिंचाई आदि के अनुबंधों को रियायती शुल्क उपचार के लिए आयात से पहले सीमा शुल्क के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। 71 ब्रांड रेट नियम 6 के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाले सामानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उत्तर ड्रॉबैक शेड्यूल। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017 के तहत नियम 6 के तहत ब्रांड रेट वापसी का दावा करने वाले सामानों को वापसी अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 72 पीतल स्क्रैप के आयात के मामले में शुल्क देय है। उत्तर लेन देन मूल्य। शॉर्ट में पीतल स्क्रैप के इंपोर्ट का असेसमेंट सेक्शन 14 के तहत ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से किया जाता है जब तक कि टैरिफ वैल्यू नोटिफाई न की गई हो। 73 जब आयातित माल जब्त कर लिया जाता है और मोचन जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है तो माल का शीर्षक किसके पास होता है? उत्तर केंद्र सरकार। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 126 के तहत एक बार जब सामान जब्त हो जाता है और रिडेम्पशन फाइन नहीं दिया जाता है तो मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। 74 फेमा 1999 के अंतर्गत निर्यात आय को भारत लाने की अवधि है। उत्तर निर्यात की तिथि से 9 महीने। शॉर्ट में जानकारी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट की तारीख से 9 महीने के अंदर एक्सपोर्ट से मिली रकम को वसूलना और वापस भेजना होगा। 75 आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार वस्तुओं का निर्यात इस प्रकार है। उत्तर शून्य रेटेड आपूर्ति। छोटा एक्सप्लेनेशन। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 16 के तहत एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है जिसका मतलब है कि कोई जीएसटी नहीं देना होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड क्लेम किया जा सकता है। 76 क्या कोई इंपोर्टर फर्स्ट चेक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है? उत्तर हां। शॉर्ट में समझाएं। कोई इंपोर्टर फर्स्ट चेक अप्रेजमेंट की रिक्वेस्ट तब कर सकता है जब सिर्फ डॉक्यूमेंट से सही क्लासिफिकेशन या वैल्यूएशन तय नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में पहले सामान की जांच की जाती है और फिर कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोसेस के तहत उसका असेसमेंट किया जाता है। मेज बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए शिपिंग बिल की कौन सी कॉपी डीजीएफटी को सबमिट की जाती है? उत्तर
एक्सचेंज कंट्रोल ईसी कॉपी। शॉर्ट में, भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम मेज के तहत फायदे के लिए एक्सपोर्टर शिपिंग बिल की एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को जमा करते हैं। 78 सेस्टैट के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए उपलब्ध अधिकतम समय है। उत्तर 180 दिन। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 130 के तहत कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेस्टैट के ऑर्डर के खिलाफ अपील ऑर्डर की तारीख से 180 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में फाइल की जानी चाहिए। 79 कौन से कानून बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के संरक्षण से संबंधित है? उत्तर पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम और डिजाइन अधिनियम। संक्षिप्त विवरण, भारत में आईपीआर का संरक्षण विभिन्न कानूनों जैसे पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और डिजाइन अधिनियम 2000 द्वारा शासित है। 80 एक निर्यातक ब्रांड दर वापसी का दावा कर सकता है। नियम 6 यदि अखिल उद्योग दर है। उत्तर असल में 80% से कम ड्यूटीज का नुकसान हुआ। शॉर्ट में, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के रूल 6 के तहत एक्सपोर्टर्स ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक का क्लेम तब कर सकते हैं जब ऑल इंडस्ट्री रेट एक्सपोर्ट गुड्स में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर लगी असल ड्यूटीज के 80% से कम हो। 81 मेस स्कीम पोस्ट एक्सपोर्ट है या प्री एक्सपोर्ट है या कुछ और? उत्तर निर्यात पश्चात प्रोत्साहन योजना। शॉर्ट में समझाएं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम मेज सामान के एक्सपोर्ट होने के बाद इंसेंटिव देती है। एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट की फॉर वैल्यू के आधार पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिलते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए मेज को भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत पोस्ट एक्सपोर्ट रिवॉर्ड स्कीम के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। 82 नोटिफिकेशन नंबर 104/94 कस्टम्स के अनुसार ड्यूरेबल नेचर के कंटेनर्स को किस टाइम लिमिट के अंदर री एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए? उत्तर 6 महीने। शॉर्ट में, नोटिफिकेशन नंबर 104/94 कस्टम्स के तहत भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले ड्यूरेबल कंटेनर्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाती है बशर्ते उन्हें इंपोर्ट की तारीख से 6 महीने के अंदर दोबारा एक्सपोर्ट किया जाए। अगर सही लगे तो कस्टम कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकते हैं। 83 अतः कार्नेट के जरिए एक्सपोर्ट के लिए किस तरह का शिपिंग बिल फाइल करना होगा? उत्तर मुफ्त शिपिंग बिल। शॉर्ट में समझाएं, जब सामान अतः कार्नेट के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है तो वे बिना ड्यूटी दिए टेम्पररी एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट के लिए होते हैं क्योंकि कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव या ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया जाता है। इसलिए एक्सपोर्टर कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोसीजर के तहत एक फ्री शिपिंग बिल फाइल करता है। 84 प्राइवेट कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस को लाइसेंस देने के लिए सही अथॉरिटी क्या है? उत्तर प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त। संक्षिप्त विवरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 58 के तहत सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त एक निजी बंधुआ गोदाम के लिए लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है जहां आयातित माल को शुल्क के तत्काल भुगतान के बिना संग्रहित किया जा सकता है। 85 बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? उत्तर 50,000 रुपए। शॉर्ट में, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत
अगर कोई व्यक्ति इन रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन करता है तो सही अधिकारी सुनवाई का मौका देने के बाद 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। 86। आमतौर पर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जानकारी मांगने वाले को कितने समय के अंदर जानकारी दी जानी चाहिए? उत्तर 30 दिन। शॉर्ट में सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के सेक्शन 7(1) के तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ को आरटीआई एप्लीकेशन मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर मांगी गई जानकारी देनी होगी। अगर जानकारी जीवन या आजादी से जुड़ी है तो उसे 48 घंटों के अंदर देना होगा। 87। उत्पत्ति के देश का निर्धारण निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करता है। उत्तर माल का सीमा शुल्क मूल्यांकन। शॉर्ट में समझाए। प्रेफरेंशियल टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए ओरिजिन कंट्री का पता लगाना जरूरी है। हालांकि यह सामान की वैल्यूएशन पर असर नहीं डालता है। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रिंसिपल्स के आधार पर कस्टम्स वैल्यूएशन, इंपोर्टेड सामान की वैल्यू का पता लगाना रूल्स 2007 के तहत तय किया जाता है। 88 सेक्शन 74 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए सामान को 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। इस समय को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त। शॉर्ट में कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत इंपोर्टेड सामान जिस पर ड्यूटी दी गई थी उसे 2 साल के अंदर दोबारा एक्सपोर्ट करने पर ड्रॉबैक मिल सकता है। प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम्स कमिश्नर के पास सही कारण बताने पर इस समय को बढ़ाने का अधिकार है। 89 सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017 के तहत जब निर्यातक दावा करता है कि वापसी की दर कम है तो वापसी के निर्धारण के लिए आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 रूल 6 ड्रॉबैक का ब्रांड रेट के तहत अगर एक्सपोर्टर का मानना है कि ऑल इंडस्ट्री ड्रॉबैक रेट असल में चुकाई गई ड्यूटी से कम है तो वो ड्रॉबैक का ब्रांड रेट तय करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम्स कमिश्नर को अप्लाई कर सकता है। 90 यदि कोई तस्करी का माल वाहन में छुपाया गया है। उत्तर गाड़ी जब्त की जा सकती है। शॉर्ट में कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 115 के तहत स्मगलिंग का माल ले जाने या छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया कोई भी गाड़ी, बर्तन, हवाई जहाज वगैरह जब्त की जा सकती है जब तक कि मालिक ये साबित न कर दे कि इसका इस्तेमाल उसकी जानकारी या मंजूरी के बिना किया गया था। 91 यदि माल को लदान के लिए नियुक्त सीमा शुल्क बंदरगाह या हवाई अड्डे के अलावा किसी अन्य स्थान से समुद्र या वायु मार्ग से निर्यात करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा माल। उत्तर जब्ती के लिए उत्तरदायी। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 113 के तहत नोटिफाइड कस्टम्स पोर्ट या एयरपोर्ट के अलावा किसी दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करने की कोशिश किए गए सामान को गलत एक्सपोर्ट माना जाता है और कस्टम्स अधिकारी उसे जब्त कर सकते हैं। 92 सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के नियम 7 निगमन विधि के अंतर्गत मूल्य की गणना करते समय किस मूल्य को आधार माना जाता है? उत्तर वो यूनिट प्राइस जिस पर इंपोर्टेड सामान या एक जैसे मिलते जुलते सामान भारत में सबसे ज्यादा कुल मात्रा में बेचे जाते हैं। शॉर्ट में समझाए। कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना रूल्स 2007 रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू मेथड के तहत असेसेबल वैल्यू उस यूनिट प्राइस के आधार पर तय की जाती है जिस पर इंपोर्टेड गुड्स या एक जैसे मिलते जुलते गुड्स
भारत में सबसे ज्यादा कुल क्वांटिटी में अलग अलग खरीदारों को बेचे जाते हैं, जिसमें कमीशन, ट्रांसपोर्ट और ड्यूटी जैसी तय कटौती करने के बाद। 93, निम्नलिखित में से कौन से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017 के तहत निर्यात की परिभाषा में शामिल है? उत्तर, भारत से माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के अनुसार एक्सपोर्ट शब्द का वही मतलब है जो कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत है, यानी भारत से सामान भारत के बाहर किसी जगह ले जाना। इस डेफिनेशन का इस्तेमाल एक्सपोर्ट किए गए सामान पर ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबिलिटी तय करने के लिए किया जाता है। 94, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के संबंध में साइन का संक्षिप्त नाम क्या है? उत्तर, मानक इनपुट आउटपुट मानदंड। शॉर्ट में समझाएं। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत साइन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने के लिए जरूरी इनपुट की मात्रा बताता है। ये नॉर्म्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत नोटिफाई किए जाते हैं, ताकि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए मंजूर ड्यूटी फ्री इनपुट तय किए जा सके। 95, कस्टम ड्यूटी के डेफर्ड पेमेंट की सुविधा अभी किस कैटेगरी के इंपोर्टर्स को दी गई है? उत्तर, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर एईओ टियर 2 और टियर 3। संक्षिप्त विवरण। आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियम 2016 के तहत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर एईओ कार्यक्रम विशेष रूप से एओटी 2 और एओटी 3 के तहत मान्यता प्राप्त आयातकों को सीमा शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें मंजूरी के समय के बजाय बाद की निर्दिष्ट तिथि पर सीमा शुल्क का भुगतान करने की अनुमति मिलती है। 96, सामाजिक कल्याण अधिभार एसडब्ल्यूएस की गणना। दिया गया सीआईएफ मूल्य 1 लाख रुपए, मूल सीमा शुल्क बीसीडी 10%, सामाजिक कल्याण अधिभार एसडब्ल्यूएस बीसीडी का 10%, आईजीएसटी 18%, मुआवजा उपकर 15%। स्टेप 1, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बीसीडी कैलकुलेट करें। बीसीडी 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपए। स्टेप 2, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एसडब्ल्यूएस कैलकुलेट करें। एसडब्ल्यूएस बीसीडी का 10%, 10,000 रुपए का 10% 1,000 रुपए। उत्तर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एसडब्ल्यूएस 1,000 रुपए। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के 10% के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है, सीआईएफ वैल्यू पर नहीं। आईजीएसटी और कंपेंसेशन सेस बाद में कस्टम्स ड्यूटी सहित असेसेबल वैल्यू पर कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन वे एसडब्ल्यूएस कैलकुलेशन पर असर नहीं डालते हैं। 97, अगर वेयरहाउस में रखा माल लागू कस्टम ड्यूटी चुकाए बिना या कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 71 का उल्लंघन करके हटा लिया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, ऐसे सामान को जब्त किया जा सकता है और उस पर ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी लगाई जा सकती है। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 71 के तहत वेयरहाउस में रखा सामान कानून की इजाजत के अलावा वेयरहाउस से नहीं निकाला जा सकता। अगर सामान ड्यूटी दिए बिना या नियमों का उल्लंघन करके निकाला जाता है तो उसे जब्त किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति को एक्ट के तहत ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। 98 में इस लाभ दिया जाता है। उत्तर, निर्यात का फॉब मूल्य। शॉर्ट में समझाएं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम मेज के तहत इंसेंटिव एक्सपोर्ट किए गए सामान की फॉब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किए जाते हैं। एक्सपोर्टर्स को भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत फॉब वैल्यू पर लागू नोटिफाइड रेट के आधार पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। 99 सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम
2007 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं का मूल्य तय करने का सही क्रम क्या है? उत्तर: नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 7, नियम 8, नियम 9। शॉर्ट में, कस्टम्स वैल्यूएशन, इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना, रूल्स 2007 के अनुसार वैल्यूएशन के तरीकों को एक के बाद एक लागू किया जाना चाहिए। नियम 3, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड। नियम 4, समान वस्तुओं का लेन देन मूल्य। नियम 5, समान वस्तुओं का लेन देन मूल्य। नियम 7, निगमनात्मक मान विधि। नियम 8, गणना मूल्य विधि। नियम 9, अवशिष्ट विधि। हर तरीका तभी लागू किया जाता है जब पिछला तरीका वैल्यू तय नहीं कर पाता। 100। भारत में इस प्रकार बेचे जाने वाले सभी आयातित खुदरा पैकेजों के लेबल में आवश्यक रूप से ये नहीं होना चाहिए। उत्तर: अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी। शॉर्ट में समझाएं। लीगल मेट्रोलॉजी, पैकेज कमोडिटीज, रूल्स 2011 के तहत इंपोर्टेड रिटेल पैकेज पर इंपोर्टर का नाम और पता, क्वांटिटी, इंपोर्ट पैकिंग का महीना और साल और बेचने से पहले एमआरपी जैसी डिटेल्स होनी चाहिए। हालांकि इंपोर्ट के समय पैकेज पर एमआरपी प्रिंटेड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे बाद में भारत में बेचने से पहले स्टिकर से चिपकाया जा सकता है। 101। वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री। जब सामान वेयरहाउस में बेचा जाता है तो ड्यूटी का असर। दिया गया मूल्यांकन योग्य मूल्य 1 लाख रुपए, बीसीडी 10%, सामाजिक कल्याण अधिभार एसडब्ल्यूएस बीसीडी का 10%, आईजीएसटी 18%, स्टेप 1 बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बीसीडी, बीसीडी 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपए। स्टेप 2 सोशल वेलफेयर सरचार्ज एसडब्ल्यूएस, एसडब्ल्यूएस बीसीडी का 10%, 10%, 10,000 रुपए, 1,000 रुपए। स्टेप 3 आईजीएसटी कैलकुलेशन के लिए वैल्यू, मूल्य निर्धारणीय मूल्य प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000, 1,11,000 रुपए। चरण 4 आईजीएसटी, आईजीएसटी 1,11,000 रुपए का 18%, 19,980 रुपए। कुल देय सीमा शुल्क, बीसीडी 10,000 रुपए, एसडब्ल्यूएस 1,000 रुपए, आईजीएसटी 19,980 रुपए। कुल शुल्क 30,980 रुपए। संक्षिप्त व्याख्या: जब वेयरहाउस में रखे माल को एक्सबान बिल ऑफ एंट्री के जरिए घरेलू खपत के लिए क्लियर किया जाता है तो ड्यूटी की गणना कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के प्रावधानों के आधार पर की जाती है, जिसमें बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी शामिल है। 101 जारी। आईजीएसटी तब देना होगा जब सामान वेयरहाउस में बेचा गया हो। दिया गया मूल्यांकन योग्य मूल्य एवी 1 लाख रुपए, बीसीडी 10%। एस 102 लैंड कस्टम स्टेशन से सामान एक्सपोर्ट करने वाली गाड़ी के इंचार्ज को कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा? उत्तर: एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 41 के तहत एक्सपोर्ट का सामान ले जाने वाली गाड़ी, जहाज या हवाई जहाज के इंचार्ज को निकलने से पहले कस्टम अधिकारियों को एक एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी। लैंड कस्टम स्टेशन के जरिए एक्सपोर्ट किए गए सामान के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट रिपोर्ट है। 103 निम्नलिखित में से किसका आयात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अधीन नहीं है? उत्तर: पशुधन, घरेलू पशु। शॉर्ट में जानकारी: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के ट्रेड और प्रोटेक्शन को रेगुलेट करता है। ये आमतौर पर पालतू जानवरों पर लागू नहीं होता,
जो दूसरे रेगुलेशन से कंट्रोल होते हैं। 104 कंटेनरों के संदर्भ में टीयू का तात्पर्य है। उत्तर 20 फुट समतुल्य इकाई। शॉर्ट में समझाएं। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट टीयू एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसका इस्तेमाल शिपिंग में कंटेनर कैपेसिटी मापने के लिए किया जाता है। एक टीयू एक स्टैंडर्ड 20 फुट कंटेनर के साइज के बराबर होता है। 108 सामान उतारने के बाद और सही अधिकारी के क्लियरेंस का ऑर्डर देने से पहले ही चोरी हो जाता है। क्या इंपोर्टर को ड्यूटी देनी होगी? उत्तर नहीं। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 13 के तहत अगर इंपोर्टेड सामान अनलोडिंग के बाद लेकिन घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले चुरा लिया जाता है तो इंपोर्टर को उस सामान पर कस्टम्स ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। 109 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क स्टेशन की परिभाषा में शामिल है। उत्तर कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(13) के अनुसार सीमा शुल्क स्टेशन में सीमा शुल्क संचालन के लिए अधिसूचित स्थान शामिल है, जैसे सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, विदेशी डाकघर और अंतर्राष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल। 110 भारत में आयात और उपयोग किए गए निर्यात माल पर वापसी का प्रतिशत क्या है यदि आयात के 18 महीने बाद निर्यात किया जाता है? उत्तर भुगतान किए गए शुल्क का 65%। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत इस्तेमाल किए गए इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट पर ड्रॉबैक इस्तेमाल के समय के आधार पर कम हो जाता है। अगर सामान 18 महीने बाद लेकिन 24 महीने से पहले एक्सपोर्ट किया जाता है तो ड्रॉबैक की इजाजत ओरिजिनली पेमेंट की गई ड्यूटी का 65% है। लेखा परीक्षित के परिसर में की जाती है। वहां उचित अधिकारी लेखा परीक्षा निम्नलिखित समय सीमा के भीतर पूरी करेगा। उत्तर 30 दिन। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 99 ऑडिट प्रोविजन और उससे जुड़े ऑडिट रेगुलेशन के तहत जब ऑडिट वाले की जगह पर कस्टम्स ऑडिट किया जाता है तो सही ऑफिसर को 30 दिनों के अंदर ऑडिट पूरा करना होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर काबिल अथॉरिटी बढ़ा सकती है। 106 क्या फॉर्म एच के तहत जारी किए गए फोटो पहचान पत्र वाले सभी कस्टम ब्रोकर के कर्मचारी कस्टम के सामने फाइल किए गए डिक्लेरेशन पर साइन करने के लिए ऑथराइज्ड है? उत्तर नहीं। शॉर्ट में। कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत जिन कर्मचारियों को फॉर्म एच फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है उन्हें कस्टम्स के सामने डिक्लेरेशन पर साइन करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ कार होल्डर, कस्टम ब्रोकर के क्वालिफाइड और अप्रूव्ड कर्मचारी को ही कस्टम अधिकारियों के साथ साइन करने और बिजनेस करने की इजाजत है। 107 निम्नलिखित में से किस मामले में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है? उत्तर जब सामान एक्सपोर्ट करने वाले देश में उसकी नॉर्मल कीमत से कम कीमत पर भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है, डंपिंग। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 9 के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जा सकती है जब सामान एक्सपोर्ट करने वाले देश में उसकी नॉर्मल कीमत से कम कीमत पर भारत में डंप किया जाता है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होता है। ये ड्यूटी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज द्वारा जांच के बाद लगाई जाती है। 111 कस्टम्स द्वारा लिए गए सैंपल के टेस्ट या रीटेस्ट का चार्ज कौन देता है? उत्तर आयातक या निर्यातक, माल का मालिक। संक्षिप्त व्याख्या। जब माल के नमूने परीक्षण या पुनः परीक्षण के लिए सीमा शुल्क द्वारा लिए जाते हैं तो ऐसे परीक्षण की लागत आयातक या निर्यातक अर्थात माल के मालिक द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम
1962 और संबंधित सीमा शुल्क विनियमों के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार वहन की जाती है। 112 कच्चे तेल पर 6 रुपए प्रति लीटर का कर किसका उदाहरण होगा? उत्तर विशिष्ट कर्तव्य। शॉर्ट में समझाएं। स्पेसिफिक ड्यूटी एक टैक्स है जो वैल्यू के बजाय सामान की क्वांटिटी या यूनिट जैसे प्रति केजी, प्रति लीटर, प्रति पीस के आधार पर लगाया जाता है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत अगर ड्यूटी क्रूड ऑयल पर 6 रुपए प्रति लीटर लगाई जाती है तो यह स्पेसिफिक कस्टम्स ड्यूटी का एक उदाहरण है, क्योंकि यह प्रति यूनिट क्वांटिटी पर तय होती है। 113 किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम किस कमोडिटी के इंपोर्ट से जुड़ी है? उत्तर कच्चे हीरे। शॉर्ट में समझाएं। किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के ट्रेड को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रफ डायमंड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है और शिपमेंट के साथ किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि वे सही सोर्स से हैं। 114 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन 2018 के अनुसार एक कस्टम्स ब्रोकर का दायित्व है कि वह उत्तर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC सही है या नहीं, क्लाइंट की पहचान और बताए गए पते पर क्लाइंट का काम KYC कंप्लायंस वेरीफाई करें। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 रेगुलेशन 10 के तहत एक कस्टम्स ब्रोकर को बताए गए पते पर IEC, GSTIN, क्लाइंट की पहचान और क्लाइंट के कामकाज को वेरीफाई करने जैसी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी और नो योर कस्टमर KYC की जरूरतों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। 115 अगर असली रकम मौजूद नहीं है तो फॉर वैल्यू का कितना % इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसपोर्ट के खर्च में जोड़ा जाएगा? उत्तर FOB मूल्य का 20%। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना रूल्स 2007 के तहत अगर असली फ्रेट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पता नहीं चल पाता है तो कस्टम्स ड्यूटी के लिए असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्रेट को सामान की फॉब वैल्यू का 20% माना जाता है। 116 सामाजिक कल्याण अधिभार देय है। उत्तर मूल सीमा शुल्क BCD। शॉर्ट में जानकारी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज को बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। यह फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत लगाया जाता है और आम तौर पर इंपोर्टेड सामान पर BCD का 10% होता है जब तक कि खास तौर पर छूट न दी गई हो। 117 बिना सीट वाली साइकिल को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? उत्तर अधूरी या अधूरी साइकिल। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 और टैरिफ के जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन GRI खासकर GRI 2A के तहत एक अधूरा या अधूरा सामान जिसमें तैयार प्रोडक्ट का जरूरी कैरेक्टर हो उसे पूरा सामान माना जाता है। इसलिए बिना सीट वाली साइकिल को भी साइकिल ही माना जाता है। 118 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के अनुसार कस्टम्स ब्रोकर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे निम्नलिखित से संबंधित किसी भी व्यवसाय के लेन देन के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त है। उत्तर किसी भी कस्टम स्टेशन पर गाड़ियों की एंट्री या डिपार्चर या सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन 2018 के तहत सीमा शुल्क ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क स्टेशन पर वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान और माल के आयात या निर्यात से संबंधित लेन देन के लिए आयातकों या निर्यातकों की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। 119 ऑनलाइन सुविधा के कार्यान्वयन के साथ निर्यात से संबंधित सहायक दस्तावेज इनके माध्यम से अपलोड किए जा सकते हैं।
उत्तर ई संचित। छोटा एक्सप्लेनेशन। ई संचित इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स का कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा देता है, जिससे कस्टम्स को फिजिकली जमा करने की जरूरत खत्म हो जाती है। ये पेपरलेस प्रोसेसिंग के लिए आइसगेट कस्टम्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है। 120 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार वाहन की परिभाषा में शामिल है। उत्तर पोत, विमान और वाहन। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(9) के अनुसार वाहन में माल या यात्रियों के ढुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी जहाज, विमान या वाहन शामिल है। इस परिभाषा का उपयोग सीमाओं के पार माल के आयात, निर्यात और परिवहन से संबंधित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में किया जाता है। 121 इंपोर्टेड सामान की असेसेबल वैल्यू में कौन सी ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट जोड़ी जानी है? उत्तर इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसशिपमेंट का खर्च। शॉर्ट में कस्टम्स वैल्यूएशन, इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना। रूल्स 2007 के रूल 10 के तहत इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू में इंपोर्टेशन की जगह तक होने वाले फ्रेट, इंश्योरेंस और हैंडलिंग चार्ज जैसे खर्च शामिल होने चाहिए। इसलिए इंडिया में इंपोर्टेशन की जगह पर सामान पहुंचने से पहले होने वाले ट्रांसशिपमेंट खर्च को असेसेबल वैल्यू में शामिल किया जाता है। 122 जहां तस्करी का माल अन्य माल के साथ इस तरह मिला दिया जाता है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। उत्तर पूरा माल जब्त किया जा सकता है। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 120 के तहत अगर स्मगलिंग का सामान दूसरे सामान के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि उसे अलग करना मुमकिन न हो, तो पूरा सामान, जिसमें स्मगलिंग का सामान भी शामिल है, जब्त किया जा सकता है। यह नियम स्मगलिंग के सामान को असली सामान के साथ मिलाकर छिपाने से रोकता है। 123 भारत में कौन सी एजेंसी एटीए कार्नेट, प्रवेश बिल का प्रारूप और शिपिंग बिल विनियम 1992 के अंतर्गत माल की आवाजाही की गारंटी देने के लिए अधिकृत है? उत्तर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की। छोटा एक्सप्लेनेशन। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अता कार्नेट सिस्टम के लिए नेशनल गारंटी देने वाला एसोसिएशन है। यह कस्टम अधिकारियों को गारंटी देता है कि अता कार्नेट के तहत टेम्पररी तौर पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया गया सामान कस्टम नियमों का पालन करेगा। 124 विदेश व्यापार नीति के अनुसार सेकेंड हैंड फोटोकॉपियर का आयात है? उत्तर वर्जित। छोटा एक्सप्लेनेशन। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत सेकंड हैंड फोटोकॉपियर और इसी तरह के इस्तेमाल किए गए डिजिटल मल्टी फंक्शन डिवाइस का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब उन्हें सिर्फ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से जारी लाइसेंस के साथ ही इंपोर्ट किया जा सकता है। 125 मेस अमाउंट का कैलकुलेशन दिया गया। निर्यात का फॉब मूल्य 1 लाख रुपए, निर्यात से प्राप्त आय 90,000 रुपए, मेस दर 5%। स्टेप 1 मेस के लिए एलिजिबल वैल्यू तय करें। भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम मेस के तहत मेस बेनिफिट की गणना फॉब वैल्यू या एक्सपोर्ट से हुई कमाई में से जो भी कम हो उस पर की जाती है। कम मूल्य 90,000 रुपए। स्टेप 2 मेस बेनिफिट कैलकुलेट करें। MS 5% 90,000 रुपए, 4,500 रुपए। उत्तर 4,500 रुपए। शॉर्ट में भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार मेस इंसेंटिव की कैलकुलेशन उस एक्सपोर्ट वैल्यू पर की जाती है अगर ये शिपिंग बिल में बताई गई फॉब वैल्यू से कम है। 126 विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 के अनुसार प्रतिबंधित वस्तुएं। उत्तर
ऐसे सामान जिनके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। शॉर्ट में समझाएं, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जिन चीजों पर रोक है वे हैं जिनके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ऐसी चीजों को किसी भी हालत में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब कानून या सरकारी नोटिफिकेशन से खास तौर पर इजाजत दी गई हो। 127 सिलेंडरों वाल्वों का आयात गैस सिलेंडर नियम 2004 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्रकार और मानकों के अनुसार होगा और इसके लिए निम्नलिखित से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। उत्तर, विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक। छोटा सा ब्यौरा, गैस सिलेंडर रूल्स 2004 के तहत भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले सिलेंडर और वाल्व तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए और सेफ्टी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का पालन पक्का करने के लिए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी लेनी होगी। 128 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन करने या उसका पालन न करने पर कार्ड होल्डर पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? उत्तर, 10,000 रुपए तक। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 रेगुलेशन 18 के तहत अगर कोई कार होल्डर कस्टम ब्रोकर का एम्प्लॉय रेगुलेशन के नियमों को तोड़ता है या उनका पालन नहीं करता है तो कस्टम्स के डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं और सही प्रोसेस के बाद कार्ड को सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकते हैं। 129 जहां तस्करी का माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जिसे ये ज्ञान या विश्वास करने का कारण है कि माल तस्करी का माल है तो उसकी बिक्री से प्राप्त राशि। उत्तर, जब्ती के लिए उत्तरदायी हो। शॉर्ट में, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 121 के तहत अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए या ये मानने की वजह रखते हुए कि वो स्मगल किया हुआ सामान बेचता है तो ऐसे सामान से हुई बिक्री से होने वाली कमाई भी कस्टम्स अधिकारियों द्वारा जब्त की जा सकती है। 130 निर्यात वस्तुओं पर शुल्क की दर तथा टैरिफ मूल्यांकन का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा। उत्तर, शिपिंग बिल पेश करने की तारीख। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 16 के तहत एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट और एक्सपोर्ट सामान का टैरिफ वैल्यूएशन उस तारीख के आधार पर तय होता है जिस दिन एक्सपोर्टर शिपिंग बिल पेश करता है, या अगर शिपिंग बिल पहले फाइल किया गया था तो जहाज एयरक्राफ्ट के बाहर एंट्री की तारीख के आधार पर। 131 क्या ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अलावा भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम मेज के फायदे भी क्लेम किए जा सकते हैं? उत्तर, हां। शॉर्ट में, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम मेज के तहत एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ मेज बेनिफिट्स क्लेम करने की इजाजत है क्योंकि मेस एक अलग एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है और ये ड्रॉबैक बेनिफिट को लिमिट नहीं करती है। 132 जब बिल ऑफ एंट्री जहाज में एंट्री की तारीख से पहले पेश किया जाता है तो उसे किस तारीख को पेश किया गया माना जाएगा? उत्तर, जहाज के अंदर प्रवेश की तिथि पर। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 46 के तहत अगर जहाज के आने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है तो इसे पहले का बिल ऑफ एंट्री माना जाता है। ऐसा बिल ऑफ एंट्री जहाज के अंदर आने की तारीख को असेसमेंट और ड्यूटी तय करने के मकसद से पेश किया गया माना जाता है। 132 जब बिल ऑफ एंट्री जहाज में एंट्री की तारीख से पहले पेश किया गया हो तो बिल ऑफ एंट्री किस तारीख को पेश किया गया माना जाएगा? उत्तर, जहाज के अंदर प्रवेश की तिथि पर। शॉर्ट में जानकारी, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 46 के मुताबिक जब जहाज को एंट्री इनवर्ट्स मिलने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है
तो इसे पहले का बिल ऑफ एंट्री माना जाता है। कानूनी मकसदों जैसे कि असेसमेंट और ड्यूटी की दर के लिए इसे उस तारीख को पेश किया गया माना जाता है जिस दिन जहाज को एंट्री इनवर्स दी जाती है। 133। क्या वेयरहाउस में रखे किसी सामान का मालिक वेयरहाउसिंग के बाद उस सामान का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है? उत्तर हां, सही अधिकारी की अनुमति से। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 59 के तहत वेयरहाउस में रखे सामान का मालिक किसी दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है जबकि सामान अभी भी वेयरहाउस में है। ऐसा ट्रांसफर सही ऑफिसर की परमिशन से और तय शर्तों के साथ किया जा सकता है। 134। राज्य एवं केंद्रीय कर लेवी ROSCTL का रिटर्न दावा किया जा सकता है। उत्तर कपड़ों और मेडल्स के निर्यात पर। शॉर्ट में जानकारी। स्टेट और सेंट्रल टैक्स और लेवी में छूट ROSCTL स्कीम कपड़ों, गारमेंट्स और मेडल्स के एक्सपोर्ट पर लगे हुए स्टेट और सेंट्रल टैक्स लेवी में छूट देती है। यह फायदा टेक्सटाइल सेक्टर से एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में दिया जाता है। 135। स्वतंत्र रूप से आयात योग्य लावारिस माल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर अगर तय समय में क्लियर नहीं किया जाता है तो कस्टम्स की इजाजत से कस्टोडियन उन्हें बेच सकता है। शॉर्ट में कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 48 के तहत अगर इंपोर्टेड सामान जिसमें फ्री इंपोर्टेबल सामान भी शामिल है अनलोडिंग के 30 दिन से ज्यादा समय तक अनक्लियर्ड, अनक्लेम्ड या अनपेड रहता है तो कस्टोडियन ड्यूटी, चार्ज और दूसरे खर्च वसूलने के लिए कस्टम्स अधिकारियों की इजाजत से सामान बेच सकता है। 136। क्या एक्सपोर्ट माल बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड कच्चे माल पर चुकाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी को ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पर मंजूरी दी जा सकती है? उत्तर नहीं। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल नहीं है। ड्रॉबैक आमतौर पर सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और एक्सपोर्ट किए गए सामान को बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर दी गई कुछ दूसरी एलिजिबल ड्यूटीज के लिए ही अलाउड है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत लेखा परीक्षा आरंभ करने से पहले लेखा परीक्षित को कम से कम निम्नलिखित अवधि का अग्रिम नोटिस देगा। उत्तर 15 दिन। शॉर्ट में कस्टम्स एक्ट 1962 के ऑडिट प्रोविजन सेक्शन 99 और उससे जुड़े रेगुलेशन के तहत सही ऑफिसर को ऑडिटी के घर पर ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटी को कम से कम 15 दिन पहले बताना होगा। 138। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार स्कमेट आइटम आसानी से एक्सपोर्ट क्यों नहीं किए जा सकते? उत्तर क्योंकि इनका इस्तेमाल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एप्लीकेशन में हो सकता है। शॉर्ट में समझाएं। स्कमेट, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज आइटम्स भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत कंट्रोल होते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री या बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों के मकसद से किया जा सकता है। इसलिए उनके एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से खास ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। 139। विदेश व्यापार नीति के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं के अलावा सेकेंड हैंड वस्तुओं का आयात है। उत्तर वर्जित। शॉर्ट में समझाएं। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत कैपिटल गुड्स के अलावा दूसरे सेकंड हैंड सामान को रिस्ट्रिक्टेड आइटम माना जाता है। इनके इंपोर्ट की इजाजत सिर्फ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से जारी लाइसेंस से ही है। 140। विदेश व्यापार नीति के अनुसार मरम्मत परीक्षण के लिए भेजे गए माल का पुनः आयात। उत्तर स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई। शॉर्ट में समझाएं।
भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो सामान रिपेयर, टेस्टिंग या रिकंडीशनिंग के लिए एक्सपोर्ट किया गया था, उसे तय शर्तों और डॉक्यूमेंटेशन के साथ बिना किसी रोकटोक के दोबारा इंपोर्ट किया जा सकता है। इससे विदेश में भारतीय सामान की रिपेयर या टेस्टिंग बिना किसी रोकटोक के हो जाती है। 141 कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 26 के तहत इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? उत्तर, शुल्क के भुगतान की तिथि से 6 महीने। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 26 के तहत इंपोर्टेड सामान खराब पाए जाने या स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से न होने पर इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम किया जा सकता है और उसे वापस कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। रिफंड एप्लीकेशन ड्यूटी के पेमेंट की तारीख से 6 महीने के अंदर फाइल की जानी चाहिए। 142 मुंबई का एक इंपोर्टर अपना सामान मुंबई में एक खरीदार को हाई सीज सेल बेसिस पर बेचता है। हाई सीज सेल ट्रांजैक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? उत्तर, सामान के भारत के कस्टम बॉर्डर पार करने से पहले हाई सीज सेल की इजाजत है। शॉर्ट में समझाएं। हाई सीज सेल HSS में सामान तब बेचा जाता है जब वे हाई सीज पर होते हैं और इंडिया के कस्टम्स बॉर्डर को पार करने से पहले खरीदार इंपोर्टर बन जाता है और अपने नाम पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। इस ट्रांजैक्शन को कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोसीजर और उससे जुड़े कस्टम्स वैल्यूएशन नियमों के तहत मान्यता दी जाती है। 100 शॉर्ट में, अगर कोई व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स की स्मगलिंग से जुड़ा कोई जुर्म करता है तो उस पर कस्टम्स एक्ट 1962 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS एक्ट दोनों के तहत केस चल सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति पर दोनों कानूनों के तहत केस चल सकता है और सजा हो सकती है, क्योंकि वे जुर्म के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग काम करते हैं। 144 निम्नलिखित में से कौन सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत न्यायाधिकरण नहीं है? उत्तर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 सेक्शन 2(1) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है कोई भी अथॉरिटी जो एक्ट के तहत ऑर्डर पास कर सके, जैसे कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC एक नीति निर्माण और प्रशासनिक निकाय है, न कि न्याय निर्णयन प्राधिकरण। 145 बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट LC कई तरह से एक जैसे हैं,
लेकिन एक जैसे नहीं हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर, दोनों एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट में समझाए, बैंक गारंटी एक कमिटमेंट है जो बैंक बेनिफिशियरी को पेमेंट करने के लिए करता है अगर एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक पेमेंट का तरीका है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, जहां बैंक एक्सपोर्टर को बताए गए डॉक्यूमेंट जमा करने पर पेमेंट करता है। हालांकि दोनों में बैंक का भरोसा होता है, लेकिन वे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं और अलग अलग मकसद पूरे करते हैं। इसलिए यह कहना कि वे एक ही है सच नहीं है। 146 स्विफ्ट के अनुसार बिल ऑफ एंट्री को एफएसएसए अधिकारियों को कौन भेजता है? उत्तर, सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली आरएमएस। छोटा एक्सप्लेनेशन। स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड के तहत कस्टम्स का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस ऑटोमेटिकली उन कंसाइनमेंट की पहचान करता है जिन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी पार्टनर सरकारी एजेंसियों से क्लियरेंस चाहिए और जरूरी अप्रूवल के लिए बिल ऑफ एंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास भेजता है। 147 कंटेनर फ्रेट स्टेशन सीएफएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर, एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन सीएफएस एक कस्टम एरिया है जहां इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट कंटेनरों को कस्टम सुपरविजन में हैंडल किया जाता है, भरा जाता है, निकाला जाता है और स्टोर किया जाता है। शॉर्ट में समझाए, एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन एक ऐसी जगह है जिसे कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत कस्टम्स एरिया के तौर पर नोटिफाई किया गया है, जहां कंटेनर स्टफिंग, डीस्फिंग, स्टोरेज और कार्गो की क्लियरेंस जैसी एक्टिविटीज कस्टम्स अधिकारियों की देखरेख में होती है। ये पोर्ट्स पर भीड़ कम करने और कार्गो हैंडलिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। 148 किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स को डेवलप और अपनाया? उत्तर, विश्व सीमा शुल्क संगठन। शॉर्ट में समझाए, ग्लोबल ट्रेड को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स का सेफ फ्रेमवर्क वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO ने बनाया था। यह सप्लाई चेन सिक्योरिटी बढ़ाने और सही ट्रेड को आसान बनाने के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस देता है और ये ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम का आधार है। 149 भारत में अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। शॉर्ट में जानकारी, भारत में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO प्रोग्राम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC मैनेज करता है। CBIC उन एलिजिबल इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को AEO स्टेटस देता है जो कस्टम्स कानूनों का पालन करते हैं और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड्स बनाए रखते हैं। 100 एक्सपोर्ट के मकसद से खाने की चीजों के इंपोर्ट के मामले में वैलिड शेल्फ लाइफ इंपोर्टेड सामान की ओरिजिनल शेल्फ लाइफ के कितने % से कम नहीं होनी चाहिए? उत्तर, 60%। संक्षिप्त व्याख्या, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आयात के समय आयातित खाद्य उत्पादों में मूल शेल्फ जीवन का कम से कम 60% शेष शेल्फ जीवन होना चाहिए।